गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एयरफोर्स सेट 8 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले पैसेज है, आइए पैसेज को देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर said on Saturday that the immediate focus should be on restoring peace and tranquility along the line of actual control. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बाह्य मामलों के मंत्री यानी विदेश मंत्री ने सैटरडे को कहा कि द इमीडिएट फोकस, इमीडिएट शब्द एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यह फोकस की विशेषता बता रहा है। शुड बी ऑन रीस्टोरिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी along the line of actual control, as settling the complicated boundary issue with China will require more time. इन्होंने अपना सजेशन दिया कि चाइना के साथ जो बाउंड्री का इशू है इसका समाधान करने में, चूंकि यह इशू जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, तो इसको सेटलिंग करने में यानी इसे रिजॉल्व करने में, इसका समाधान करने में समय अधिक लगेगा। इसलिए अभी ज़रूरत है, इमीडिएट फोकस देना जरूरी है कि शांति कैसे बहाल हो। रीस्टोर पीस, शांति बहाल करना। रीस्टोर का प्रयोग हम रिकवर के अर्थ में करते हैं। रीस्टोर मीन्स किसी चीज को उसके पूर्वावस्था में लाना, किसी चीज को पूर्व की अवस्था में लाना रीस्टोर होता है। इसका नाउन बनाते हैं तो रेस्टोरेशन हो जाता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सैटरडे को कहा, यानी अपनी सुझाव दे रहे हैं कि अभी त्वरित फोकस की जरूरत है कि शांति कैसे बहाल हो, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कैसे बहाल हो अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब पीस और ट्रैंक्विलिटी ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, फिर भी इन्हें एक साथ दिया गया है। तो जब भी कभी हमें एम्फेसिस के साथ स्टेटमेंट देना होता है तो दो सिनोनिम का प्रयोग एक साथ किया जाता है। अब ट्रैंक्विलिटी के लिए अगर हम अलग शब्द आपको बताना चाहें तो इट वुड बी, ट्रैंक्विलिटी के लिए हम सीरेनिटी का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम इसके लिए कामनेस का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति होता है, सीरेनिटी मीन्स भी शांति होता है। सीरेनिटी, ओ यहाँ एक मिस्टेक हो रहा था, ये आप ई कर देंगे। सीरेनिटी, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी या पीस, ट्रैंक्विलिटी या पीस दोनों के लिए इन दो और शब्द आप याद कर लेंगे, ये इन दोनों के सिनोनिम होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड के लिए पहले भी हम बताए हैं, कॉम्प्लिकेटेड का सिनोनिम इंट्रिकेट होता है एडजेक्टिव के रूप में, और यदि हम इसे वर्ब बनाते हैं तो इंट्रिकेटेड भी हो जाता है। तो इन्होंने इसे स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो बाउंड्री इशू चाइना के साथ है उसे रिजॉल्व करने में, सेटल यानी रिजॉल्व करने में समय लगेगा। इसलिए अभी त्वरित फोकस हमें देना चाहिए कि शांति बहाल कैसे हो, कहाँ पर, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहाँ है वहाँ। इंडिया एंड चाइना हैड बीन डेवलपिंग कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन मीन्स होगा कोलैबोरेशन। कोऑपरेशन का अगर हम सिनोनिम लिखें तो इट वुड बी कोलैबोरेशन। भारत और चाइना कोशिश कर रहा था कि कोऑपरेशन को डिवेलप करे इन एरियाज सच एज, किन किन एरियाज में ध्यान देंगे, ट्रेड में, टूरिज्म एंड सोसाइटल एक्टिविटी। अब यह सोसाइटल शब्द जो है इट इज एडजेक्टिव ऑफ सोसाइटी। सिंस द लेट 1980s, 1980 से भारत प्रयास कर रहा था कि वो चाइना के साथ अपने सहयोग को बढ़ाए, बढ़ाना, ट्रेड के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में और सोसाइटल एक्टिविटी, सामाजिक गतिविधि के क्षेत्र में कोशिश कर रहा था भारत, बिकॉज ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज, यानी बॉर्डर एरियाज में शांति
की बदौलत, यानी चूंकि शांति वहाँ पर थी और उस शांति के कारण भारत प्रयास कर रहा था कि चाइना के साथ उसका कोऑपरेशन बढ़े, ट्रेड के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में और सोसाइटल एक्टिविटी के क्षेत्र में। एंड दिस ईयर्स, और इस वर्ष का बॉर्डर स्टैंड ऑफ, बॉर्डर यहाँ ए छूटा है टाइप में, बॉर्डर स्टैंड ऑफ। अब देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है स्टैंड ऑफ, हमेशा ही पूछा गया है। स्टैंड ऑफ मीन्स होता है गतिरोध, स्टैंड ऑफ मीन्स होता है गतिरोध। इसका सिनोनिम हम लिखेंगे डेडलॉक। डेडलॉक इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टेलमेट, इसका सिनोनिम एम्पैस है। हैड डीपली डिस्टर्ब द सिचुएशन, एक तरफ भारत कोशिश कर रहा था 1980 से कि चाइना के साथ उसके रिश्ते अच्छे हों, सहयोग बढ़े विभिन्न क्षेत्रों में, और इस वर्ष ने बॉर्डर पर जो गतिरोध उत्पन्न हुआ वह सिचुएशन को डीपली डिस्टर्ब कर दिया, मतलब काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित करने का काम किया, बुरे तौर पर प्रभावित करने का काम किया। जयशंकर said during an online conversation with former ambassador गौतम बॉम्बेवाले, पुणे इंटरनेशनल सेंटर। यानी यह जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं यह जयशंकर साहब की वार्ता गौतम बॉम्बेवाले के साथ हो रही है, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं, यानी राजदूत रह चुके हैं। इनके साथ इनकी यह वार्ता हो रही है। एम्बेसडर आप याद कर लेंगे, बार बार मिस स्पेल्ट में पूछा जाता है। इट इज नॉट आवर पोजीशन दैट वी शुड सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ बाउंड्री। अब देखेंगे वहां पर सेटल का प्रयोग किया गया था और उसी के लिए यहाँ सॉल्व का प्रयोग किया गया, यानी स्पष्ट है लेखक एक बार सेटल का प्रयोग कर रहे हैं, एक बार सॉल्व का प्रयोग कर रहे हैं। इनका अर्थ होता है समाधान निकालना, रिजॉल्व भी आप याद कर लेंगे। इट इज़ नॉट आवर पोजीशन दैट, यह हमारी स्थिति नहीं है। इट इज़ नॉट आवर पोजीशन दैट, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि वी शुड सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ बाउंड्री, हम सरहद के मुद्दे का समाधान करें। क्वेश्चन मीन्स मुद्दा, जो सरहद का मुद्दा उठा हुआ है इसका हम समाधान करें, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। वी अंडरस्टैंड दैट इज, अब दैट से यहाँ दैट इज है, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वेरी डिफिकल्ट इशू। हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं कि यह जो क्वेश्चन उठा हुआ है बाउंड्री का, सरहद का, यह बहुत ही जटिल है। अब कॉम्प्लिकेटेड के लिए इंट्रिकेट तो आप जानते ही हैं, एक और वर्ड मेरे ध्यान में आ रहा है, आप जान लें, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स भी जटिल होता है। वेरी डिफिकल्ट इशू, यह इशू जो है बहुत ही कठिन है। देयर हैव बीन मैनी नेगोशिएशंस, कई वार्ताएं हुई है, कई टॉक्स हुए हैं। नेगोशिएशंस मीन्स वार्ता, जब दो देशों के बीच किसी गंभीर मसले पर बात होती है तो वहाँ हम नेगोशिएशन का प्रयोग करते हैं। और इस नेगोशिएशन का प्रयोग शादी विवाह के मामलों में भी, जब शादी तय हो रही होती है तो उस दौरान के वार्ता के लिए नेगोशिएशन का प्रयोग होता है। अब दूसरा वर्ड आपको मैं बताता हूँ, इसके लिए हम डिस्कोर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। डिस्कोर्स, तो देयर हैव बीन मेनी नेगोशिएशंस ऑन दिस एट डिफरेंट लेवल्स, अनेक लेवल पर, ओवर अ डिफरेंट पीरियड, माने अनेक समय में, अनेक लेवल पर इस मुद्दे पर कई वार्ता हो चुकी है। दैट इज अ वेरी हाई बैर फॉर ए रिलेशनशिप। अब बैर मीन्स होता है रुकावट, बैर मीन्स होता है बाधा। यहाँ यह रुकावट का काम कर रहा है, बाधा का काम कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन, हैम्परिंग फॉर अ रिलेशनशिप। जयशंकर सेठ, जयशंकर ने कहा, यानी हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने कहा कि दैट इज अ वेरी हाई बार, यह बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा रुकावट है संबंध के लिए। द स्टैंड ऑफ करेंटली इन इट्स 6th month, स्टैंड ऑफ गतिरोध, जो अब वर्तमान में जो गतिरोध लगा हुआ है 6 महीने पूरे कर चुका है, हैज टेकन इंडिया चाइना टाइज टू अ न्यू लो। अब यह भारत और
चाइना के जो टाइज हैं, जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, जो समझौते हुए हैं, उन्हें अब एक बिल्कुल ही लो की तरफ ले जा चुका है। विथ ट्रूप्स फायरिंग वार्निंग शॉट्स एट फ्रिक्शन पॉइंट्स, जो फ्रिक्शन का केंद्र है, जहां तनाव बना हुआ है। अब फ्रिक्शन मीन्स होता है घर्षण, लेकिन यहां हम कहेंगे तनाव। जो तनाव का केंद्र है भारत और चाइना के बीच, वहां ट्रूप्स की तरफ से फायरिंग के शॉट्स भी, फायरिंग की चेतावनी भी आ रही है। द फर्स्ट टाइम गन्स हैव बीन यूज्ड अलोंग द LAC सिंस 1975। 1975 के बाद से पहली बार, द फर्स्ट टाइम स्पष्ट है यहाँ, द फर्स्ट टाइम पहली बार गन्स हैव बीन यूज्ड, गन्स का प्रयोग किया गया है अलोंग द LAC पर सिंस 1975। तो ये था पैसेज। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट पैसेज बहुत ही हल्का पैसेज है, बहुत ही हल्के प्रश्न है सब। व्हाट हैज कॉज्ड इंडिया चाइना रिलेशन टू बी एट लो दिस डेज। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत और चाइना के रिलेशन को और लो करने का काम किस चीज ने किया है। तो आप देख रहे हैं ए में कहा जा रहा है कि फायरिंग वार्निंग शॉट्स एट फ्रिक्शन पॉइंट्स। नहीं, ये तो बाद की बात है। द करंट स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना के बीच जो वर्तमान में गतिरोध उत्पन्न हुआ है, इस गतिरोध के चलते इंडिया और चाइना के रिलेशन जो हैं लो पोजीशन पर आ चुके हैं। तो 1 का बेस्ट आंसर बी होगा। अब यूज ऑफ गन्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, ये बाद की चीजें हैं, बाद की। क्लियरली नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, नो इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द पैसेज दैट द करंट स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये आपका आंसर जो है स्टैंड ऑफ के चलते हो रहा है ये रिलेशन लो, इसलिए 1 का बी होगा। 2 में सिंस 1980s इंडिया एंड चाइना हैव बीन ट्राइंग टू डिवेलप कोऑपरेशन, बता दिया मैंने, इसके बदले हम कोलैबोरेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, किन किन फील्ड में, तो लाइन स्पष्ट मिल रहा था, ट्रेड, टूरिज्म एंड सोसाइटल एक्टिविटी, इसलिए 2 का आंसर ए होगा। बाकी कोई वर्ड बताने के लायक, हाँ, रीस्टोर बहाल करना बता दिए हैं। हार्मनी मीन्स होता है सामंजस्य, हार्मनी मीन्स होता है सामंजस्य, इसके लिए हम यूनिसॉन का प्रयोग करेंगे, इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज नॉट ईजी टू रिजॉल्व द इशू ऑफ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये तो सही लग रहा है क्योंकि जयशंकर साहब ने अपने स्टेटमेंट में ऐसा कहा है। चाइना हैज ट्राइड टू इम्प्रूव द रिलेशन बट इन वेन, अब इन वेन मतलब होता है व्यर्थ में, हम लोग बेकार भी कहते हैं इसे। व्यर्थ में के लिए हम लोग अंग्रेजी में और किसका यूज करते हैं, तो प्रायः व्यर्थ में के लिए फॉर नथिंग का यूज होता है। व्यर्थ में के लिए हम लोग प्रायः यूज करते हैं फॉर नथिंग का। नेक्स्ट, मेनी सक्सेसफुल नेगोशिएशंस हैव ऑलरेडी बीन हेल्ड सिंस 1975 गन्स हैव बीन फ्रीक्वेंटली यूज, नहीं, बार बार यूज कहाँ, ऐसा स्पष्ट कहा जा रहा है कि पहली बार यूज हो रहा है, इसलिए एक ही ऑप्शन इसमें सही लग रहा है जो कि 3 का ए है। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट एडवाइस हैज बीन गिवन बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिगार्डिंग LAC इशू। पहले ही लाइन में हम लोग देखे थे, पैसेज के पहले ही लाइन में ये कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम पीस और ट्रैंक्विलिटी को बहाल करें, इमीडिएट फोकस करें उस पर। तो इमीडिएट फोकस की बात किधर, इट शुड बी सॉर्टेड आउट सून, यहाँ क्वेश्चन को समझना होगा। अब देखेंगे ना तो ए भी सही लग रहा है। व्हाट एडवाइस हैज बीन गिवन बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिगार्डिंग LAC इशू, तो कौन सा एडवाइस, तो प्रायः जब एडवाइस आता है ना तो उसमें वाक्य जब लिखा जाता है तो मॉडल वर्ब के रूप में शुड आता है। पहले ही स्टेटमेंट में इनके शुरू में ही था कि इमीडिएट, यहाँ हमने एम्फेसिस लिखा है और लेखक ने वहाँ फोकस का प्रयोग किया था, तो एम्फेसिस का सिनोनिम होता है फोकस। इमीडिएट फोकस शुड बी लेड ऑन, अब टू ले फोकस या टू ले एम्फेसिस मतलब होता है जोर डालना, ऑन रीस्टोरिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, इसलिए बेस्ट आंसर जो है वह 4 का डी है। स्ट्रेंथन मीन्स होता है मजबूत बनाना, हम अगर इसका एंटोनिम लिखते हैं तो ये वीकेन हो जाता है, वीकेन इसका एंटोनिम हो गया।
एंटोनिम हो गया। अगर हम इसका सिनोनिम लिखें तो ये फोर्टिफाई होता है। फोर्टिफाई मीन्स होता है मजबूत बनाना। और एक बड़ा ही पॉपुलर है, खूब आप सुनते हैं, इम्पावर, इम्पावरमेंट। तो इम्पावर वर्ब है, इम्पावरमेंट इसका नाउन होता है। तो 4 का आंसर होगा डी। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 5। According to your view, after reading this passage, what is the root cause of breaking down the relation between India and China? यानी आपने जब इस पैसेज को पढ़ा तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपकी व्यू के अनुसार क्या रूट कॉज है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना के ब्रेक डाउन में? तो दिस ईयर्स बॉर्डर स्टैंड ऑफ, ये तो ठीक है। बी में कहा जा रहा है द मैन हैंडल, the manhandle between the soldiers, the issue of LAC, a sudden attack from both sides. कॉलम रुक गई है बीच में, ओके ठीक हो गया। दिस ईयर्स बॉर्डर स्टैंड ऑफ, द मैन हैंडल, मैन हैंडल मीन्स होता है हाथापाई, झड़प, जिसे आप झड़प कहते हैं या हाथापाई कहते हैं, अंग्रेजी में वो मैन हैंडल होता है बिटवीन द सोल्जर्स। द इशू ऑफ LAC, देखिए सारी चीज़ें जो हैं LAC के मुद्दे के चलते ही हो रही है। बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ क्यों हुआ? LAC को लेकर के। मैन हैंडल क्यों हुआ? LAC को लेकर के। अटैक की स्थिति अगर बनी हुई है तो किसको लेकर के? LAC को लेकर के। तो अगर हम करसरी देखते हैं, सरसरी निगाह से देखते हैं तो ए भी सही लग रहा है, लेकिन दोनों का रूट कॉज क्या है? तो वो सी है, इसलिए 5 का आंसर सी होगा। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमें बताना है क्लोजेस्ट इन मीनिंग। कॉम्प्लिकेटेड का इंट्रिकेटेड होता है, इंट्रिकेटेड हालांकि ज़्यादा करके इंट्रिकेटेड का यूज़ नहीं होता है। इंट्रिकेट शब्द भी एडजेक्टिव का काम करता है। तो आपको ऊपर भी शायद हम बताए हैं, कॉम्प्लेक्स होगा और इंट्रिकेट होगा, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड का आंसर होगा सी। अब क्रुक्ड मीन्स होता है कुटिल, इसका प्रयोग आदमी के लिए भी होता है और मार्ग के लिए भी होता है। तो कुटिल, अगर ये आदमी के लिए आ रहा है तो यहाँ बेस्ट वर्ड होता है डेवियस। और अगर ये मार्ग के लिए आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है कोई, मुड़ा हुआ अर्थ में अगर हम इसे ले रहे हैं तो मुड़ा हुआ के अर्थ में क्रुक्ड का साइनो हो जाता है कर्व्ड। अब यहाँ शब्द है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का हिंदी होता है घिनौना। एबोमिनेबल मीन्स घिनौना। अब एबोमिनेबल का सिनोनिम होगा ओडियस। एबोमिनेबल यानी ओडियस, हेटफुल। एबोमिनेबल मीन्स ओडियस, हेटफुल। अब इसके लिए हम लोदसम का प्रयोग भी कर सकते हैं। लोदसम। रिहियर्सल मीन्स होता है पुनराभ्यास। पुनराभ्यास। अब इसके लिए अंग्रेजी में हम लोग वर्ड इसके सिनोनिम के रूप में प्रैक्टिस लिख सकते हैं, प्रैक्टिस। नाउ वर्ड नंबर 7 इज हैम्पर। हैम्पर मीन्स होता है विघ्न डालना, किसी हो रहे काम में अरंगा लगाना, विघ्न डालना, किसी हो रहे काम में अरंगा लगाना हैम्पर होता है। अब इसके लिए जो हमें सिनोनिम देना है तो वो इम्पीड होगा। हैम्पर हुआ, इम्पीड हुआ, ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, ये सभी सिनोनिम होते हैं। प्रोपेल मीन्स होता है खींचना। अब प्रोपेल मीन्स, अब प्रोपेल का जैसे ये प्रयोग जो है प्रोपेल, इसका प्रयोग हम प्रेरित करना के अर्थ में भी करते हैं और खींचना के अर्थ में भी करते हैं। तो खींचना के अर्थ में मूव हो जाता है और प्रेरित करना के अर्थ में इम्पेल हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, उकसाना इत्यादि के अर्थ में भी यूज होता है, इंसाइट हो जाता है। इंस्पायर यानी गुड बैड दोनों सेंस में इसका प्रयोग होता है।
तो प्रोपेल के लिए, प्रोपेल को दो शब्दों में, एक तो खींचना, खींच कर आगे बढ़ाना, तो उस अर्थ में हम मूव का प्रयोग करते हैं। और उकसाने या प्रेरित करने के अर्थ में हम इम्पेल, मोटिवेट, इंसाइट या इंस्पायर का प्रयोग करते हैं। और शब्द है रिनाउंस। रिनाउंस मीन्स छोड़ देना, पिछले सेट में भी हम बताए थे। लीव मीन्स छोड़ देना होता है, तो रिनाउंस के लिए हम लीव का प्रयोग करेंगे। अब अगर किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करके उसे छोड़ देते हैं कि नहीं हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, नहीं हम ये नहीं लेंगे, हमारे यूज़ की नहीं है, तो वहाँ इसका सिनोनिम रिजेक्ट भी हो सकता है। एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ाना। एडवांस का एंटोनिम ज़्यादा करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। एडवांस का एंटोनिम ज़्यादा करके पूछा जाता है, तो यह होता है रिट्रीट। एडवांस का एंटोनिम होता है रिट्रीट। एडवांस मीन्स आगे बढ़ाना और रिट्रीट मीन्स पीछे हटना। आगे बढ़ना या बढ़ाना, और रिट्रीट मीन्स होता है पीछे हटना। नेक्स्ट वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 8। वित्थर। वित्थर मीन्स होता है निर्णय न ले पाना। वित्थर मीन्स होता है निर्णय न ले पाना। निर्णय न ले पाना, इसके लिए सिनोनिम होता है हेजिटेट। हेजिटेट। दित्थर मीन्स होता है, ओ मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। वर्ड है विथर, हमने समझ लिया, और डिथर इज हियर। ये जो हमने लिखा ये डिथर के लिए था। विथर मीन्स होता है मुरझाना। मिस्टेक हो रहा था लेकिन हमने सुधार लिया। विथर मीन्स होता है मुरझा जाना। इसका सिनोनिम होता है फेड, FADE। और हमें यहाँ अपोजिट वर्ड देना है ना, तो इसमें अपोजिट होगा ब्लूम। ब्लूम मीन्स होता है खिलना। ब्लूम मीन्स खिलना। अब डिथर का एक प्रयोग निर्णय न ले पाना के अर्थ में होता है, और इसका दूसरा प्रयोग धड़कना के अर्थ में भी होता है, धड़कना। और तब इसका सिनोनिम हो जाता है पल्सेट या पल्पिटेट। पल्पिटेट, धड़कना। डिथर मीन्स धड़कना और निर्णय न ले पाना। ज़्यादा करके डिथर का जो सिनोनिम पूछा जाता है उसमें हेजिटेट ही देखा गया है। अब वर्ड है डाउडल। डाउडल मीन्स होता है टाल मटोल करना। मैंने आज नहीं करेंगे कल करेंगे, इसे हम डाउडल कहते हैं। टाल मटोल करना, डाउडल। तो डाउडल के लिए हम लिखेंगे, टाल मटोल करना के लिए पुट ऑफ, लोइटर, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट। नेक्स्ट वर्ड इज टिल्ट। टिल्ट मीन्स होता है झुकाव। टिल्ट मीन्स होता है झुकाव यानी स्लोप, ढलाऊ, स्लोप। या इंक्लाइनेशन भी इसका सिनोनिम प्रायः देखा गया है। इंक्लाइनेशन, स्लोप। स्लोप और इंक्लाइनेशन टिल्ट के लिए सिनोनिम होंगे। अब 9 में है, द पुलिस डैश ए केस अगेंस्ट कंगना रनौत फॉर ट्राइंग टू क्रिएट कम्युनल टेंशन। सांप्रदायिक तनाव, कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश के लिए कंगना रनौत पर पुलिस ने एक केस दायर किया है। बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है यह। जब पब्लिक के द्वारा कोई केस लॉज किया जाता है, पब्लिक का वर्णन होता है, तो हम लॉज करते हैं। लॉज ए केस यानी मुकदमा दायर करना किसी के ऊपर। जब पब्लिक का वर्णन होता है तो लॉज ए केस कहते हैं। वहीं पर जब पुलिस का वर्णन होता है तो हम रजिस्टर ए केस कहते हैं। यानी टू लॉज ए केस भी सही है और टू रजिस्टर ए केस भी सही है। और मैंने दोनों बता दिया। पब्लिक
की तरफ से चर्चा होगी तो आप लॉज लगाएंगे, और पुलिस की तरफ से चर्चा होगी तो आप रजिस्टर का प्रयोग करेंगे। बाकी सब जो दिए गए हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मीनिंगलेस हैं। नंबर 10 इज पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह एंड सम ऑफ हिज कैबिनेट डैश वर प्रेजेंट एट द वर्चुअल लॉन्च ऑफ द ऑफिस। किसी ऑफिस का वर्चुअल लॉन्चिंग हो रहा है और वहाँ उपस्थित थे कौन कौन, तो अमरिंदर सिंह और सम ऑफ हिज कैबिनेट डैश, तो कैबिनेट में जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे, जो मंत्रीगण थे, वो यानी जो लोग साथ में काम करें उन्हें कलीग्स कहते हैं, सहकर्मी। साथ में काम करने वाले लोगों को कलीग्स कहते हैं। फ्रेंड्स आप जानते हैं, इनमेट्स मतलब होता है किसी मकान इत्यादि में साथ में रहने वाले लोग, साथ में रहने वाले जो साथ में रहते हैं उन्हें हम इनमेट्स कहते हैं। और कॉमरेड्स मतलब ही साथी होता है, दोस्त होता है, सहयोगी होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ कोई अभियान हो, विशेष अभियान, सैन्य अभियान में भी जो मदद करे उसे हम कॉमरेड कहते हैं। और कोई पार्टी इत्यादि जिसका कोई विशेष लक्ष्य होता है वो भी अपने साथ में रहने वाले लोगों के लिए कॉमरेड का प्रयोग करती है। यानी जो किसी विशेष अभियान को लेकर के एक साथ काम कर रहे हैं वे सभी एक दूसरे को कॉमरेड्स कहते हैं। जो साथ में हमारे कार्यालय में, हमारे ऑफिस में हमारे साथ हैं उन्हें कलीग्स कहा जाता है। इसलिए अब कैबिनेट की चर्चा थी तो यहाँ बेस्ट आंसर डी ही होगा। शी कुड नॉट सक्सीड दैट शी वॉज वेरी लेबोरियस। हम देख रहे हैं यहाँ कंजंक्शन, दो भी कंजंक्शन है, येट भी कंजंक्शन है, बट भी कंजंक्शन है और डेस्पाइट भी कंजंक्शन है। हमें इन सभी के प्रयोग को स्पष्ट रूप से समझना होगा। दो मीन्स होता है हालांकि या फिर भी, येट मीन्स भी होता है हालांकि या फिर भी, डेस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, और बट मीन्स होता है लेकिन ये दो नहीं होंगे। स्पष्ट दिख रहा है कि ये दो नहीं होंगे। दो और येट को कैसे डिफरेंशिएट करें, इसका बड़ा ही आसान ट्रिक है। जब भी दो और येट को डिफरेंशिएट करना पड़े, दोनों का अर्थ सेम होता है, तो दो आप वहाँ लगाएंगे, दो आप वहाँ लगाएंगे जहाँ बाद वाला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंस का हो। दो आप वहाँ लगाएंगे जहाँ बाद वाला सेंस पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव सेंस का हो। अब दो के जगह पर आप ऑल्दो का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन येट का प्रयोग हम तब करते हैं जब बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव सेंस का हो। तो स्पष्ट है कि सी वॉज वेरी लेबोरियस, सी वॉज वेरी लेबोरियस कहीं से नेगेटिव नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा दो। अब कभी कभी हमें डिस्पाइट और दो में भी अंतर करना पड़ता है, तो ये भी आप सीख लें। अगर कभी भी ऐसा मौका मिलता है बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में, बैंक क्लर्क के एग्जामिनेशन में खास करके ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, तो कभी भी अगर दो और डिस्पाइट में आपको अंतर करना है तो दो या ऑल्दो के बाद कंप्लीट सेंटेंस आता है एक, तो यानी सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है इत्यादि। और डेस्पाइट हो चाहे इन स्पाइट ऑफ हो, डेस्पाइट हो या इन स्पाइट ऑफ हो, इसके बाद सब्जेक्ट आता ही नहीं है, इसके बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, केवल अदर वर्ड्स रहता है। यानी अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दिखाई पड़े तो दो लगा दें, या सब्जेक्ट न दिखाई पड़े, अदर वर्ड्स दिखाई पड़े, तो आप डेस्पाइट का प्रयोग कर दें। और बट दो बिल्कुल अपोजिट को जोड़ने के लिए आता है। यहाँ मैंने सभी शब्दों को बता दिया। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 12। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, वह व्यक्ति जिसे अपने कर्ज को चुकता करने के लिए, पे ऑफ यानी चुकता करना, वह व्यक्ति जिसे अपना कर्ज चुकाने के लिए अब उसके पास पैसे नहीं रह गए हैं, उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट
बीच में आज कलम रुक जा रही है। कलम में कोई परेशानी आ रही है आज। ये काम करना बंद कर दिया। बीच में कलम डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय दिस पेन एंड लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। तो इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया होता है, जिसका सिनोनिम बैंकरप्ट होता है, और पेनीलेस होता है। तो इंसॉल्वेंट होने के चलते वह अपने कर्ज को चुकता नहीं कर पाया। डिप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित, वह जो आवश्यक सुख सुविधाओं से वंचित है उसे डिप्राइव्ड कहा जाता है। इंडिजेंट मीन्स होता है दरिद्र, मतलब अति गरीब। पॉपर इसका सिनोनिम हो जाएगा, इंडिजेंट का सिनोनिम हो जाएगा पॉपर, दरिद्र यानी पुअर। नंबर चैप्टर में एक हैव नॉट का यूज होता है। अब हैव HAVES, हैव्स मीन्स होता है अमीर, अमीर लोग कहें, और हैव नॉट मीन्स होता है दरिद्र लोग या गरीब लोग। तो हैव और हैव नॉट शब्द को सुनकर आश्चर्य न करें, इसका प्रयोग गरीब के अर्थ में होता है। वह जो सभी सुविधाओं से वंचित हो, जीवन की कोई भी सुविधा उसके पास न हो, उसे इंडिजेंट कहते हैं, पॉपर कहते हैं, हैव नॉट कहते हैं। नेक्स्ट 13, ए पार्ट ऑफ द चर्च इन व्हिच बेल्स हैंग इज कॉल्ड, यानी चर्च का वह भाग जहाँ घंटी लटकती है, घंटी लटकी होती है, उस जगह को क्या कहते हैं? वरांडा नहीं कहते हैं। मीनारेट मीन्स होता है मस्जिद का गुंबद, उसको हम गुंबद न कह के मीनार कहें, मस्जिद की मीनार। मस्जिद के ऊपर जो टॉवर की तरह बना रहता है उसे हम मीनारेट कहते हैं। बेल फ्राई मीन्स होता है घंटा घर, गिरजाघर का जो घंटा घर है उसे बेल फ्राई कहते हैं। और डोम मीन्स होता है मंदिर का गुंबद, मंदिर में जो गोलाकार गुंबद होता है, खास करके देवी जी के मंदिर के ऊपर, उसे हम डोम कहते हैं। डोम मीन्स गुंबद। तो आंसर होगा बी। 14, पैसिव वॉइस है, इट इज़ योर ड्यूटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी यह आपका दायित्व है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो यहाँ बताया जाता है, वॉइस के अंतर्गत मैं सिखाता हूँ कि जब भी इट इज़ योर ड्यूटी वाला सेंटेंस आपको मिले तो आप इस पार्ट के सब्जेक्ट को लिखें, यानी ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसके सब्जेक्ट को लिखें और यहाँ से बनाना शुरू करें। और इस तरह के ड्यूटी वाले सभी वाक्यों में सपोज टू का प्रयोग होता है। सपोज टू क्या करना है फिर से समझ लेंगे। योर, माई, आवर जो भी दिया रहे उसके सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब का यूज करेंगे। इज है तो आर हो गया यू के लिए। सपोज टू सभी वाक्य में लगाना है। तो यू आर सपोज टू यानी हम यहाँ तक का बना लिए, अब इसे हमें केवल उतार देना है। तो यू आर सपोज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, देखेंगे कहाँ दिया गया है, आंसर बी ही होगा, अन्य सभी कहीं ना कहीं गलत हैं। 15 इज शी वॉज टू लेजी। अब इसमें कहा जा रहा है कि जैसा डायरेक्शन दिया गया है वैसा आप सेंटेंस को रिमूव करने का काम करें। तो शी वॉज टू लेजी में टू को रिमूव करना है। तो इसका जो नॉर्मल तरीका है तो शी वॉज लेजियर देन शी शुड हैव बीन, या शी वॉज लेजियर देन इट वॉज प्रॉपर। शी वॉज लेजियर देन शी शुड हैव बीन, या शी वॉज लेजियर देन
इट वॉज प्रॉपर होता है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं आंसर डी होगा। ही इज टॉलर देन ऑल अदर मेन ऑफ माई विलेज। सिंपल है, इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। दिया हुआ सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है, तो दिया हुआ सेंटेंस ये सब ग्रामेटिकल चीजें हैं। अगर आप पढ़े हैं तो बना पाएंगे, और नहीं पढ़े हैं तो केवल यहाँ समझा देने से नहीं होता है। अब ये टॉलर देन ऑल अदर वाले वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री में जब हम चेंज करते हैं तो ऑल अदर को नो अदर में बदल देते हैं। और दोनों में एक बेसिक डिफरेंस कि ऑल अदर के बाद नाउन प्लुरल होता है, लेकिन नो अदर के बाद नाउन सिंगुलर होता है। यानी आंसर होगा नो अदर मैन ऑफ माई विलेज। तो नो अदर मैन ऑफ माई विलेज ये नहीं होगा। नो अदर मैन ऑफ माई विलेज इज सो टॉल एज ही वाज लगा दिया गया, जबकि यहाँ इज है, इसलिए यह भी नहीं होगा। वेरी फ्यू तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो मोस्ट अदर होता है। अब आंसर एकमात्र है डी, नो अदर मैन ऑफ माई विलेज इज एज टॉल एज ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कॉमन एरर है। आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू। सेंटेंस जो है यह इन्वर्सन से दिया गया है। इसके दो पार्ट हैं। आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग, आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग का इस पार्ट का सब्जेक्ट आई है, और आई के अनुसार यहाँ वॉज लगा हुआ है, बाकी सब कुछ सही है। अब नाइदर कॉन्वर्सेशनल टाइप इन्वर्सन के अंतर्गत ये चीज मिलता है। स्पेशल एक वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है इन्वर्सन पर। जिन्हें इन्वर्सन की समझ नहीं है वो उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो एडवर्ब के अंतर्गत है यह जो है एडवर्ब के अंतर्गत इन्वर्सन है, और एडवर्ब वाले ग्रुप में यह इन्वर्सन का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो नाइदर वॉज यू, इस वाक्य का सब्जेक्ट यू है। इन्वर्सन के चलते एक्सुलरी वर्ब पहले आ गया है, लेकिन नियम वही रहेगा, यू है तो वर ही होगा, इसलिए आंसर होगा सी। यू कैन नेवर फाइंड ए मोर क्वालिफाइड एंड मोर एक्सपीरियंस। अब ये यहाँ गलत हो रहा है, चूंकि मोर के बाद एडजेक्टिव चाहिए और एक्सपीरियंस नाउन है। अब हम जब इसे एडजेक्टिव में बदलेंगे तो यह होगा एक्सपीरियंस्ड। एडजेक्टिव में बदलेंगे तो यह हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट देन आई। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचने लगते हैं कि देन के बाद मी होना चाहिए, कभी नहीं। देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज होता है, इसलिए देन आई बिल्कुल सही है। आंसर होगा बी। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 19। मिस स्पेल्ट है, कैंपेन है 19 में। कैंपेन मीन्स होता है अभियान, खास करके चुनावी कार्यक्रम में इसका प्रयोग खूब सुनने को मिलता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि इसका प्रयोग हम चुनावी कार्यक्रम में भी करेंगे, अन्य अभियान के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। कैंडूर मतलब होता है निःसंकोच। कैंडूर मीन्स होता है निःसंकोच। यह एक गुण है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका सिनोनिम होता है फ्रैंकनेस। कैंडूर का सिनोनिम होता है फ्रैंकनेस। एरर क्या है, यहाँ गलती क्या है, तो कॉम्पेंसेशन में यहाँ ए की जगह ई रहेगा, मुआवजा या हर्जाना। मुआवजा या हर्जाना। और बेनिफिशियल अपने आप में एडजेक्टिव है, बेनिफिट से बना है। बेनिफिशियल मीन्स होता है लाभकारी या लाभदायक। 20 मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मीन्स होता है निर्माता यानी बनाने वाला, मैन्युफैक्चरर। रेफरिंग यहाँ गलत है, RRING हमें लिखना होगा रेफरिंग में, इसीलिए आंसर जो है सी होगा। अब अमेरिकन इंग्लिश में एक आर भी लिखा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में। ब्रिटिश में RR लिखा जाता है। हमें कंपटीशन में ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करना होता है, इसलिए RR हम लोग लिखेंगे। मैल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण। मैल न्यूट्रिशन, मैल जो है वो नेगेटिव सेंस का प्रीफिक्स है। जब भी मैल शब्द किसी रूट वर्ड, न्यूट्रिशन रूट वर्ड है, न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण, और मैल जब भी किसी रूट वर्ड के पहले आता है तो सेंस नेगेटिव हो जाता है, आप ध्यान रखेंगे। ट्रांसफर्ड में आप यहाँ देखिए RRED हुआ है, तो RRED हुआ है इसलिए यह सही है। यहाँ का आप ट्रिक सीख लेंगे। अगर अंत में कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट दिया हो और कोई भी सफिक्स जोड़ना हो तो अंतिम को डबल करना पड़ता है। एक दो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ।
कमीट शब्द है, आप देखेंगे कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है और कॉन्सोनेंट, इसके पहले क्या है मत देखिए। अब अगर हमें कमिटेड लिखना है तो हम लिखेंगे डबल MI डबल TED। बहुत छोटा एग्जाम्पल लीजिए, रन, RUN। हम इसका कॉम्परेटिव डिग्री, हम इसका पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं तो यह रनिंग हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। हम इसका नाउन बनाते हैं तो यह रनर हो जाता है। तो यहाँ भी है कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो ये ट्रिक याद रखना है, अगर अंत से कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट आ रहा है और सफिक्स जोड़ना है तो अंतिम जो कॉन्सोनेंट है इसे डबल करना है, जैसा कि इन तीनों एग्जाम्पल में मैंने करके बताया, और तब सफिक्स को जोड़ना होता है। सो विद दैट इट इज ओवर नाउ, थैंक यू वेरी मच।